ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। छठा चरण भीषण रण में और इस वक्त की अहम जानकारी 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3 बजे तक देश में 49.20% हुआ है मतदान। देश में 3 बजे तक 49.20% मतदान, करीब 50% तक मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 70% पड़े वोट, तो वही बिहार में अब तक 45.21% हुआ मतदान। हरियाणा में 3 बजे तक 46.26% वोटिंग, वहीं जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 44.41% हुआ है मतदान। झारखंड की बात करें तो झारखंड में दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े 54.34% मतदान की कहानी बयां कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में 44.58% पड़े हैं वोट। उड़ीसा का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में 3 बजे तक आंकड़ा 48.44% और उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 43.95% यानी कि करीब 44% मतदान दर्ज किया गया है। तो 3 बजे तक ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। देश के 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है और जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि छठे चरण में आते आते तक लगातार जिस तरह से कुछ परसेंट वोटों की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में बेहतर आंकड़ा नजर आएगा। लेकिन 3 बजे तक की बात करें तो 43%। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 3 से 6 यानी कि 3 घंटे का ये जो समय अब बचा हुआ है मतदान के लिए, उसमें कितने प्रतिशत अलग अलग राज्यों में आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से आपको ताजा आंकड़ों के बारे में जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में 44%, उड़ीसा में करीब 49%, यूपी में करीब 44% मतदान। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 3 बजे तक ये आंकड़े हैं, अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बेहतर हुई थी। 3 बजे तक के आंकड़े अलग अलग, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में करीब 70% तक वोटिंग। इसके अलावा झारखंड भी बेहतर वोटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, 54.34%, करीब 55% की करीब वोटिंग नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के आंकड़े हौसला अफजाई करने वाले हैं, उत्साहित करने वाले हैं। 44% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 44% तक वोटिंग। बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण का जो है वो मतदान चल रहा है और छठे चरण के मतदान में 14 लोकसभा की सीटें जो हैं वो शामिल हैं और ये पूर्वांचल की करीब सभी सीटें हैं। और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 3 बजे तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें 43.95% यानी करीब 44% मतदान हुआ है। और इसमें सबसे अधिक जो मतदान है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अब तक वो अंबेडकर नगर में देखने को मिला है, जहां 50% से अधिक मतदान 3 बजे तक हो चुका है। माना जा रहा है कि शाम 5 बजे का जो मतदान प्रतिशत आएगा उसमें अच्छी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि धूप काफी तेज हो रही, गर्मी जो है उमस काफी ज्यादा है, इस वजह से मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में निकल के नहीं आए हैं। लेकिन शाम होते होते चूंकि अब लास्ट का समय चल रहा है और मौसम में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिले, तो उसके चलते माना जा रहा है कि मतदाता अब बड़ी संख्या में निकल के सामने आएंगे। आज जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है वो सभी की सभी सीटें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जौनपुर है, मछली शहर है, इसके अलावा आपका प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, आजमगढ़ है। इन सभी सीटों पर जो है वो आज मतदान चल रहा है। खास बात यह है कि इन सभी सीटों को लेकर चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और सभी ने अपनी जीत का जो है वो दम भरा है। अखिलेश यादव के कभी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि पूर्वांचल की में जो है वो बीजेपी की हवा पस्त हो चुकी है, सभी की सभी सीटें जो है वो विपक्ष और इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने वाला है। जबकि बीजेपी का कहना है कि उसका जो सारी ये सीटें हैं 80 की 80 उत्तर प्रदेश में वो इस बार आ रही हैं। सभी जगह पर बेहतर रुझान जो है वो देखने को मिला है। लेकिन प्रियंका, साफ तौर पर जो मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली है और तकरीबन सभी चरणों में अगर पिछले चुनावों से इसको कंपेयर करें तो वो चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल की कोई भी पार्टी हो, सभी के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। हालांकि सभी अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर आप देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सभी कहीं ना कहीं गिरते हुए मतदान प्रतिशत की वजह से घबराई हुई नजर आ रही है। चूंकि वोटिंग पैटर्न क्या जा रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, पहले दूसरे चरण में जरूर थोड़ा सा रुझान समझने को मिला, लेकिन उसके बाद वोटर्स का क्या मूड है, वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं, ये कह पाना संभव नहीं हो पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी एक बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है।
देखना होगा आज जब छठे चरण के मतदान में जो फाइनल आता है परसेंटेज, जो कि देर रात तक जारी किया जाएगा चुनाव की तरफ से, वो क्या कुछ रहता है और जहां कौन से ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है, कौन सी सीटें हैं जहां पर कम देखने को मिलता है। 2019 के मुकाबले में देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जिनमें हार का अंतर जो था वो बहुत कम था। तो वो कहीं ना कहीं इस बार भी जो राजनीतिक दल हैं और जो प्रत्याशी हैं उनकी दिलों की धड़कन को बढ़ा रखा हुआ है। मछली शहर आप देखिए 200 से कम वोटों का अंतर 2019 में था, वो अपने आप में एक वो ऐतिहासिक अंतर जो था, वो कह सकते जीत जो थी वो पार्टी की हुई थी। हालांकि बीजेपी की जो कैंडिडेट थे वीपी सरोज, उनको जीत हासिल हुई थी। लेकिन अभी आज देखना होगा, आज जो मतदान प्रतिशत चल रहा है 14 सीटों पर आज जो है वो मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश की। अगले जो 7वां चरण है उसमें बची हुई 13 सीटें हैं और ये सभी की सभी पूर्वांचल की सीटें हैं। हालांकि पूर्वांचल में बेहतर मुकाबला जो है वो कह सकते हैं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफा मुकाबला जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुकाबला काटे का छठे चरण का चुनाव अब क्योंकि संपन्न हो रहा है धीरे धीरे, कुछ ही घंटे का समय अब बचा हुआ है, ऐसे में प्रतिशत को लेकर तो बात हो ही रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर इन 58 सीटों की बात करें तो 2019 के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 58 में से 40 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और अलग अलग राज्यों में चाहे बीजेडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले या फिर टीएमसी की बात कर ले, 3 से 4 सीटें इनके खाते में आई थी। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अग्नि परीक्षा ज्यादा कठिन है क्योंकि 40 सीटें पिछली बार खाते में आई थी। इस बार क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश में 27 सीटों की बात करें तो दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में जो कई सीटें हारी थी, जिस तरह से 62 के बाद बाकी सीटों पर हार मिली थी, क्या उनमें से कुछ सीटों पर इस बार कब्जा जमाने की स्थिति में है या समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? प्रियंका देखिए 2019 के अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो देखिए जो साफ तौर पर पूर्वांचल में जो कई ऐसी सीटें थी जो जीत नहीं बीजेपी पाई थी या फिर जो जीती थी उनमें हार का जो मार्जिन था, अंतर था, वो जीत का वो बहुत कम था। और इसमें अगर आप देखिए आजमगढ़ की सीट थी उसको भी बीजेपी ने लूज किया था। लेकिन जब वहीं आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ तो वहां से दिनेश लाल निरहुआ जो है बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर उतरे और उन्होंने वहां पर जीत हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जरूर बीजेपी का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि जो गलतियां शायद 2019 के चुनाव में हुई थी वो इस बार उसने नहीं करी हैं और हार के कारण क्या थे उसको लेकर काफी मंथन और अध्ययन किया गया है और उन सभी कारणों को दूर करने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन क्या वो पर्याप्त है या फिर नहीं, ये जरूर 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी जो है वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। बीजेपी भी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों में जिस तरीके से उसकी तरफ से मेहनत करी गई है, जिस तरीके से उसके जो प्रत्याशी हों चाहे फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, उसने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया तो उसकी वजह से जरूर आत्मविश्वास जरूर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 4 जून में असल तस्वीर जो है वो साफ होगी और आत्मविश्वास कहीं ना विपक्ष का भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि विपक्ष के अंदर जिस तरीके की लहर देखने को मिल रही है पूर्वांचल में, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जो हौसला है वो बढ़ा रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है प्रियंका, ये 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि पूर्वांचल की जो आज चाहे जिन पे 14 सीटों पर चुनाव चल रहा है या फिर जिसमें 7वें चरण में बची हुई 13 सीटों पर चुनाव होगा, उसमें कांटे की टक्कर साफ तौर पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों की उत्तर प्रदेश की खासतौर से हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, पिछली बार 19 में जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन साथ आया था और उसके बाद 15 सीटें गठबंधन के खाते में गई थी, 10 बीएसपी के खाते में और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में। इस बार भी लगातार दावा तो किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या बीएसपी और सपा के गठबंधन से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? प्रियंका देखिए क्या कारगर साबित होगा या नहीं होगा ये कह पाना जरूर अब मुश्किल है। और इस बार जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि इस बार वोटर्स का क्या कुछ मूड है, ये एक्सपर्ट जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं या पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मतदाता साइलेंट तरीके से जाके वोट करता हुआ नजर आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं इसीलिए अभी से अंदाजा लगा पाना है कि क्या बीजेपी की रणनीति सफल हो रही है या विपक्षी पार्टी की रणनीति सफल हो रही है, ये बड़ा काफी मुश्किल है। लेकिन साफ तौर पर जहां तक सभी को उम्मीद है कि पूर्वांचल की जो ये सभी सीटें हैं उनमें एक तरफा जो लड़ाई है वो बहुत कम ही सीटों पर जो है वो देखने को मिलेगी। सभी सीटों पर कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चाहे उसकी आप बात करें या फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हों, सभी जो है उन सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हालांकि कांग्रेस के साथ में पहले भी जो है वो समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा का चुनाव उसने लड़ा था, तो कहीं ना कहीं और उस समय भी जो नतीजे आए थे वो पार्टी के अनुकूल नहीं थे, तो उससे जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि इससे पहले भी ये जोड़ी आ चुकी है, लेकिन
खास कोई कमाल कर नहीं पाई थी, और चाहे वो बीएसपी को लेकर 2019 की बात हो, तो इस बार बीएसपी चूंकि इंडिपेंडेंट रूप से यानी कि अकेले चुनाव लड़ रही, किसी के साथ उसने गठबंधन नहीं किया है, तो जरूर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर शायद विपक्ष की पार्टी के कैंडिडेट जो है मजबूत हो, लेकिन वहां पर जब बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो जरूर थोड़ा सा सियासी गणित जो है वो खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बार ये समझ पाना कि किसके पक्ष में माहौल है या इन 27 सीटों में किसके पक्ष में ज्यादा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कह सकते जरूर अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नतीजे आएंगे 4 जून को तभी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी के ने वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया है, रोड शो की। जी बिल्कुल, प्रियम आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मानसी अरोरा भी जुड़ चुकी हैं लाइव। मानसी, फरीदाबाद में जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आ चुका है। क्योंकि भीषण गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, इसलिए माना जा रहा था कि दोपहर के समय वोटर घरों पर ज्यादा बैठा है, बाहर नहीं निकला है, लेकिन 3 बजे के बाद अब क्या स्थिति है और क्या वोटर्स अभी पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं? बात करें हम फरीदाबाद की और मेन ओल्ड विधानसभा की, तो हमने देखा है कि शहरी वोट जो कहा जा रहा था इस वक्त कि कहीं ना कहीं शहरी वोट कम पड़ेगी, लेकिन अभी देखें कि 3 बजे के बाद जो गर्मी जो है थम गई है थोड़ी सी, उसके बाद वोटर जो है निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बूथ नंबर 66 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ लगातार आप देखिए लोग आए हैं और बता दें कि लगातार वोटिंग परसेंटेज यहाँ का काफी अच्छा निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो भीड़ वहां पर नजर आ रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या बातचीत भी आप कर सकते हैं कि किन मुद्दों को दिमाग में रखकर वोटिंग करने के लिए वोटर बाहर निकला है? देखिए भीषण गर्मी है, सुनील जी क्या कहेंगे इस पर? देखो, आज मोदी की लहर में सारा देश डूबा हुआ आज, और हमने अपनी वोटिंग की है, 66 नंबर बूथ पे की है। हमारे साथ देखो नौजवानों का तो साथ है ही है, हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं दूर से वोट ले लेके आ रहे हैं, सब में उत्साह है। हमारे साथ ऐसे बुजुर्ग साथ में जुड़े हुए हैं और ऐसे आज मतलब उत्साह चल रहा है लोगों में। और हम एडवांस में आप सभी को मोदी जी की सरकार बनने पे बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था सेक्टर में पोलिंग कम होगी, हमारे सेक्टर में 52% हुई है और पूरे ओवरऑल सेक्टर पूरे फरीदाबाद का 52 कुछ आ रहा है रिपोर्ट। लेकिन हम सारे इस पे पूरे लगे, नौजवान बुजुर्ग सभी चीज के लिए आगे तत्पर चल रहे हैं और हमारी सबसे कोशिश है कि पोलिंग और सभी मोदी जी की सरकार साफ से पार की बनाने जा रहे हैं, फुल बहुमत से सरकार बनती है। सभी देशवासियों को इसकी बहुत अग्रिम एडवांस में बधाई, और सभी को जो वोट देने आ रहे हैं और घर में बैठ सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक दिन अगर थोड़ा सा गर्मी पड़ी है तो घर बैठ, तो सभी से अपील है घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने देश हित में, राष्ट्र हित में अपने देश को सुरक्षित करें, मोदी जी के हाथ सुरक्षित करें। चौधरी कृष्णपाल जी को वोट देकर बहुत अच्छे वोटर जिताएं उनको, और आप सभी का मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ जो इतनी गर्मी में आप निकल जाते हैं। और इससे आपसे फिर विनम्र निवेदन है, घरों से बाहर निकले और इस वोट की प्रक्रिया को करें। आज ये अपना इतिहास रखें, इतनी गर्मी के अंदर भी आपने मोदी जी का और कृष्णपाल जी का समर्थन करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो देखिए हमारे साथ महिला भी, किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किया है? हाँ बिल्कुल, मैं मीरा 19 सेक्टर फरीदाबाद से बोल रही हूँ। वो आज इतनी ही नहीं रही है कि गर्मी इतनी लहर चल रही है, उससे रास्ते जब बदल रहा है और हम सब मोदी को सपोर्ट करते पूरी तरह से। वो मोदी जी जो है एक साधारण व्यक्ति थे, असाधारण व्यक्ति के प्रति उन्होंने चुन चुन के ज्यादा हैं जैसे मंत्री जी हम लोगों को वोट किया ताकि हम लोग मोदी को मजबूत करें। मुझे बहुत बढ़िया, मोदी जी का बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो भी इतनी साफ सुथरी, इतने तरीके से और इतने तरीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तेज दोपहर में बहुत गर्मी लगती है, लेकिन हमें ये नहीं नहीं है गर्मी नामती तो आज दोबारा मोदी को पूरा समर्थन दिया। मोदी जी की लहर है, जब एक तो नहीं है मोदी को भी बता। जी देखिए आप जैसा आप देख पा रहे हैं कि मोदी लहर है, उसके बीच लोग निकल रहे हैं। युवा भी, क्या नाम है आपका? अदिति। जी अदिति, किस मुद्दों को ध्यान में रख के आपने इस वक्त जो है वोट करा है? जैसा कि अभी आपने देखा था सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर थे उसको अवार्ड दिया था, अभी वो इन्फ्लुएंसर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और 11 के बाद जो एंट्रेंस के जो पोस्ट है तो वो हमेशा आते हैं और हम प्रोत्साहित करते हैं इसमें। ठीक
देखिए, क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। नीरज जी, लगातार सरकार ने अपील भी की है, किस पर कुछ देख पा रहे हैं, कुछ खास फैसिलिटी सरकार ने रखी हो? तो हमने तो मोदी जी को देख करके और अपने हिंदुस्तान का आगे का भविष्य देखते हुए उनको सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा है। उनका जो वर्क था उससे 10 साल से बहुत खुश है, बहुत अच्छा है जी। तो जैसा कि देखिए, आपने देखा कि लगातार वोट घरों से निकल रहे हैं लोग, और मोदी लहर में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वोटिंग जो है यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेक्टर में शहरीकरण होते हुए भी वोटर जो है छुट्टी वाले दिन में भीषण गर्मी में भी निकल रहे हैं। सुबह से भीड़ है और इस बूथ पर लगातार लोगों की लाइन और भीड़ लगी हुई है। जी बिल्कुल मानसी, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस हम लौट कर आएंगे। और इसके बाद आइए आपको लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत दिल्ली की सभी 7 सीट पर आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस समय 15 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर। यह राजधानी दिल्ली की कहानी। और इसके बाद देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना वोट कास्ट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किया। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। प्रियंका गांधी भी आज पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंची थी। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आप तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें वोट डालकर वो लोगों से वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है। साथ ही साथ कई जगह पर गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए थे और इलेक्शन कमीशन से सतर्क रहने की हिदायत भी दी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नई दिल्ली के बूथ पर वोटिंग करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचे थे। और मजेदार बात यह भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस को अपना वोट नहीं दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती उनको वोट दिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। स्वाति मालीवाल की तस्वीर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लगातार विवादों के बीच घिरी हुई स्वाति मालीवाल भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी। और नई दिल्ली सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज वोट करने के लिए सुबह सुबह झंडेवालान मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना वोट बांसुरी स्वराज ने अपने पिता के साथ कास्ट किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी अपना वोट कास्ट किया, अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर। इसके अलावा पूर्व सांसद पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर ने भी अपना वोट कास्ट किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि 3 पीढ़ियां एक साथ वोट डालने के लिए आई थी। अपने 95 वर्ष के पिता के साथ वो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। इसके अलावा सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज अपना वोट कास्ट किया और दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपना वोट पोलिंग बूथ पर कास्ट किया। तो ये अलग अलग जगहों की, खासतौर से नई दिल्ली में आज वीआईपी वोटिंग की तस्वीरें, दिग्गजों की वोटिंग की तस्वीरें। तो कई दिग्गज नेताओं ने आज दिल्ली में वोट डाला है। तस्वीरें लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ फरीदाबाद से मानसी अरोड़ा भी जुड़ी हुई थी। तो प्रियम, जिस तरह से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे और लगातार चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की खासतौर से बात करें तो जिस तरह से 27 सीटों के कब्जे को लेकर दोनों ही गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपनी अपनी रणनीति पर काम करते हुए नजर आए। लंबे समय से प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऐसे में पिछली बार की अगर बात करें तो सपा बसपा के गठबंधन में आजमगढ़ की सीट छोड़कर बाकी अन्य सीटें बसपा के खाते में गई थी। अब क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इसलिए समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीटें आई हैं और उसके साथ ही साथ बसपा को लेकर भी समीकरण बदलते नजर आए हैं कई सीटों पर। जिस तरह से अंबेडकर नगर की बात करें तो रितेश पांडे बीएसपी से जीते थे, इस पर भाजपा के साथ हैं, भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो ये जो समीकरण बदले हैं इसका लाभ हालांकि सीट वाइज सीट आगे पता चलेगा, लेकिन ये समीकरण बदलने से
क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान, नफा नुकसान किसको होता नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हर एक सीट को लेकर, ना केवल पूर्वांचल की ये 27 सीटों को, बल्कि हर एक सीट को लेकर, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सभी ने मेहनत करी है। हर एक सीट को लेकर विश्लेषण किया गया है, मंथन किया गया है, वहां के समीकरणों को समझा गया है। समाजवादी पार्टी ने भी 2019 और 2014 से सबब लेते हुए अपनी रणनीति को बदलने का प्रयास किया है, हार के कारणों पर मंथन किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने जो सीटें जीती थी उनमें विशेष तौर पर वो सीटें जिनमें हार का और जीत का जो मार्जिन था वो 10-15 हजार के करीब था, तो उन सीटों पर विशेष तौर पर मंथन किया है कि आखिर इतना कम मार्जिन क्यों रहा था और इस बार वो मार्जिन की वजह से वो लॉस जो है वो ना हो, तो उसकी क्या वजह थी उसको जरूर देखा गया है। इसके अलावा जो सीटें हारे थे उन पर विशेष तौर पर अध्ययन किया गया है कि हार की क्या कुछ वजह थी। तो कह सकते हैं कि दोनों ही दलों की तरफ से जो है, चाहे वो सत्ता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, मेहनत किया है, प्रचार प्रसार किया है। लेकिन हाँ जरूर बीजेपी ने जिस स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार किया है, जिस स्तर पर जाकर वहां पर कह सकते हैं रणनीति बनाई गई है, कई महीनों पहले से हमको देखने को मिला था कि पार्टी मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया था, हर एक सीट को लेकर अध्ययन किया गया, बूथ स्तर पर जाकर जो है वो समीक्षा करी गई कि कैसे हर एक सीट को जीतना है, वहां के समीकरणों के लिहाज से किस नेता को पार्टी में लाना है, किसको टिकट देना है, किस आधार पर जो रणनीति होगी वो तय की जाएगी। इसके अलावा जो समीकरण है, चाहे वो सियासी समीकरण हो, चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, हर एक चीज का बारीकी से बीजेपी की तरफ से जो है वो अध्ययन किया गया है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को हमको मिला कि उसका फायदा भी पिछले चुनावों में भी बीजेपी को इसको मिला था, और ठीक इस बार भी उसी तरीके से रणनीति जो है, उसी तरीके से मेहनत जो है वो बीजेपी की देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पूरी कमान संभाली हुई, प्रचार प्रसार की हर एक सीट पर वो खुद गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और जहां पे लग रहा था कि सीट में थोड़ी सी जो है वो फंसी हुई नजर आ रही, तो वहां पे कई बार जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 11 राज्यों का उन्होंने दौरा किया, और ये सब चीजें बताती हैं कि किस स्तर पर जाकर बीजेपी ने मेहनत करी है। वहीं इसी लिहाज में अगर आप विपक्ष की मेहनत को देखेंगे तो मेहनत जरूर करी गई है, बैठ के उनकी तरफ से भी करी गई है, लेकिन जिस स्तर पर बीजेपी ने मेहनत करी उस तरीके से कहीं पर संयुक्त जनसभाएं देखने को नहीं मिली। अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, एक आध को अगर आप छोड़ दीजिए, या पार्टी जो है जब चुनाव बिल्कुल करीब आ गया तो उस वक्त जाकर जरूर आपको सक्रिय नजर आई, लेकिन उसके पहले कोई जनसभा नहीं नजर आई। जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह कई दिन तक लगातार बने रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन्होंने कई रोड शो किए, जनसभाएं की हैं। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार हर क्षेत्र में गए हैं। अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, उन्होंने आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया है। तो इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की तैयारियां जरूर जो है वो बीजेपी के मुकाबले काफी कम नजर आएंगी, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि पूर्वांचल के जो समीकरण हैं वो काफी हद तक जो है वो विपक्षी पार्टियों के वही हौसले को बुलंद कर रहे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष को भी उम्मीद है कि इस बार जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो उनकी झोली में भी पूर्वांचल की कई सीटें जाती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सीटों को लेकर घमासान उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। नई दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान है, इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान है। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, पिछली बार की अगर बात करें तो 58 सीटों में से 40 बीजेपी के खाते में आई थी। कई बार जिस तरह से प्रेडिक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि सीटों को लेकर संख्या पर बात अगर अभी पूरे तौर पर ना भी की जाए तो भी कहीं ना कहीं हैट्रिक लगाने को भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। हालांकि नतीजे 4 जून को जरूर आएंगे, लेकिन क्या लग रहा है आपको, जनता जिस तरह से वोट करने के लिए आ रही है और जिस तरह से बातचीत हो रही है, क्या कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि छठे चरण का मतदान हो जाने के बाद तस्वीर लगभग क्लियर होती हुई नजर आ रही है? प्रियंका देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि वोटर जो है वो इस बार बहुत साइलेंट तरीके से मतदान करता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं इन पे देखिए बूथ पर भी जो लोग हैं वो जो जा रहे हैं वो साफ तौर पर साइलेंट तौर पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद जरूर है लोगों को कि बीजेपी इस बार जो है वो शायद बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और तीसरी बार जो है वो हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बतौर प्रत्याशी के तौर पर वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर बीजेपी को है, लेकिन विपक्ष को भी उम्मीद है कि इस बार जो एक लंबा अंतराल कहीं ना कहीं उसका वनवास का जो रहा है वो खत्म होगा और जनता उनको भी अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन एक्चुअल में जनता किसको आशीर्वाद दे रही है वो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को ही उम्मीद है कि वो इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उसका जनता का जो आशीर्वाद है वो उनको मिलेगा। लेकिन हकीकत किसके दावों में है ये 4 जून को ही साफ होगा। लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि रण में साफ तौर पर मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, और पूर्वांचल का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत हद तक जो है वो समीकरण जो है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है।
या तो जो सीट है वो फंसती हुई नजर आ रही है, कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। एक तरफा मुकाबला जो है वो पूर्वांचल में देखने को नहीं मिला, जैसा कि इससे पहले की कई ऐसी सीटें रही जहां पे एक तरफा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इस सीट पर जो पूर्वांचल की बची हुई 27 सीटें हैं, जिनमें 14 में आज मतदान चल रहा है, 13 में अगले चरण में मतदान होना है, तो वो कहीं ना कहीं जरूर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता ने इस बार क्या बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है या फिर विपक्ष का जो वनवास है उसको समाप्त जनता करती है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे भी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा बस्ती से हमारे साथ बबुंदर यादव भी जुड़े हुए हैं। अजय, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की 4 सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह और इसके अलावा रांची की बात करें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कांग्रेस के बीच में मुकाबला तो देखने को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्लीन स्वीप की बातें कर रही थी और बीजेपी के नेता आश्वस्त नजर आ रहे थे, मतदान छठा चरण का होने के बाद क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? दिन के अभी लगभग 3:30 से 4 बज गए हैं और 4 तक का अभी तक जो रुझान आए हैं वो 55%, पूरे झारखंड में 55% के मतदान हुए। तो कहीं ना कहीं वोटरों में उत्साह है। आपने पिछले दिन भी देखा हो कि जो इसके पहले 2-3 चरण जो झारखंड में किए गए उसमें लगभग 63-64% यानी 60% से अधिक मतदान हुए। तो देखिए एक बदलाव की बियार है निश्चित रूप से। देखिए हालांकि ये 4 सीट बीजेपी के खाते में अभी तक है, बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार इसमें बीजेपी जीत रही है। लेकिन यह जो आज का जो चुनाव है बीजेपी के साथ साथ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है। आप इसमें कह सकते हैं कि जो कोहलान में जो 2 सीटें थी, 2 सीटों में से उनकी गठबंधन के सहयोग में आपको पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर से आज चुनाव होना है। तो चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं समीर मोहंती, वो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। तो आप समझिए कि कोहलान से लेकर के जो संथाल की जो आवाज जो है वो मजबूत करने की स्थिति में है। आप दूसरी तरफ अगर हम गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह में भी मथुरा प्रसाद महतो जो यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, तो वो अजसू के जो प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो पिछले बार यहाँ से संसद चुने गए, वो फिर दोबारा यहाँ से भाग अजमा रहे हैं, तो वो कड़ी टक्कर देंगे। तो ये 2 सीटें पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चुनौती के रूप में यह देखा जा सकता है। कांग्रेस आप समझ सकते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रांची लगातार जो झारखंड में यानी रांची लगातार जो बीजेपी के खाते में रही है, इस बार फिर क्या है यानी पूर्व मंत्री सुबोध कांसाहे की पुत्री यशस्विनी सहाय चुनाव के मैदान में है और वो कड़ी टक्कर दे रहे संजय सेठ को। तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के लिए जितनी भी ताकत यानी कांग्रेस की जितनी भी उनकी चुनावी मैनिफेस्टो थे यानी 5 न्याय और 25 योजनाओं की सहयोग, ये या समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार से तमाम चीजों को लुभावन बातें इन चुनाव प्रचार में की गए। तमाम लोग आए यहाँ पे। प्रियंका गांधी पिछले दिनों ने इस बात साफ तरीके से कहा था कि आपका एक वोट राज्य के लिए यानी हेमंत सोरेन के लिए जो बेड़ियां हैं वो टूटेगी यानी उनके दरवाजे खुलेंगे। तो इस प्रकार से हर तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई है। तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी अब वो अपनी जो उनकी जो जमाई हुई सीट यानी गढ़ है वो कितना बचा पाती है नहीं बचा पाती, यह फैसला अब 4 तारीख को संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल, आपके पास वापस हम लौट के आएंगे। हमारे साथ बस्ती से बबुंदर यादव भी बने हुए हैं। जी बबुंदर, बस्ती की अगर बात करें तो क्या स्थिति अब नजर आ रही है? ईवीएम मशीनों की खराबी की जो खबरें सुबह आ रही थी वो क्या अब दुरुस्त है और मतदान हो रहा है? तो ऐसा हुआ था कि जहाँ मशीनें खराब हो गई थी तो वहाँ कुछ जगह बदलने के लिए भी प्रयास किया गया और ये लगातार बताया जा रहा है और कहा भी गया कि जो भी मशीनें जहाँ पे खराब हुई थी उनको बदला गया, उनसे शिकायत हुई, जो भी अधिकारी तत्काल मौके पे गए और वहाँ उस पर चेंज किया गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं गर्मी के जो असर था वो देखने को मिला कि लोग जो अपने घरों से निकलना जो है कहीं मतलब ज्यादा वो नहीं समझे, क्योंकि जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं बूथों पर जिस तरीके से मायूसी छाई हुई, जो कि शहर का बूथ है, किसान इंटर कॉलेज है, तो यहाँ भी जो है जिस तरीके देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी शांति व्यवस्था दिखाई दे रही है। कभी अभी शाम हुआ है तो थोड़ा इसमें लग रहा है लोग जो है निकलना शुरू किए अपने घरों से। तो देखा जाए तो जाहिर सी बात है लोग जो है कि कहीं ना कहीं गर्मी का जो असर है इससे जो है कहीं ना कहीं मतदान जो है प्रभावित हुआ है। और अभी तक जिस तरीके से देखा जाए यानी कि आपका कहना है कि मत प्रतिशत पर गर्मी का प्रकोप बस्ती में देखने को मिला है? जी,
तो ये लगातार है। और जो भी ईवीएम की जो मशीनें खराब हुई कहीं कहीं जो है बदले गए, तो इससे लगातार उसका भी कहीं मतदाता भी जो है उसमें कुछ वापस भी आए, फिर उसके बाद कुछ गए, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चीजें आई कि जो है कितने देर परेशान होंगे। तो लगातार मशीनें खराब हुई, कई जगह ऐसे हुए, इसकी शिकायत भी हुई, लेकिन जो कि प्रशासन पहुंच करके उसको चेंज भी किया। तो ये लगातार देखा जा रहा है। और ये जिस तरीके से आज बस्ती देखा जाए कहीं ना कहीं जो मंडल है और ये लगातार इसमें चीजें आ रही हैं, तो इसका जो है अपने आप में देखा जाए तो लोग वो जो मतदाता है वो काफी रुचि भी ले रहे हैं। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके से अगर हम लोग लगातार जो है कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे बेरोजगारी हुआ, आपका जो है भ्रष्टाचार हुआ, फिर जो है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, तो काफी इन सब चीजों को लेकर के लगातार वो अपनी बातों को रख करके अब मतदान कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का है कि जो है राष्ट्र को देख करके, लेकिन कुछ लोकल मुद्दों की बात करते हैं। लोकल मुद्दों में जैसे लगातार ये कहा जा रहा है कि लोकल मुद्दे जगत मजबूत नहीं होंगे फिर जो है राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। तो इसका मतलब है आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए ये चुनाव लोकसभा का होता है और ज्यादा हावी यही मुद्दे केंद्र के रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी लोग बाकी मुद्दों पर सोच समझ कर भी वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। अब की बार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर बार जो है मोदी जी के नाम पर जिस तरीके से लोगों में एक हवा रहती थी कि उनके नाम पर लोग वोट करते थे जो, लेकिन अब की बार जो है ये देखने को नहीं मिल रहा है। और स्थानीय मुद्दे लगातार वो मतलब प्रभावी हैं, लोग उन मुद्दों पर उठा रहे हैं और जो है जो प्रत्याशी हैं उनसे काफी सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले ये चीजें नहीं देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे हैं वो हमको हावी नजर आते रहे और उनका प्रभाव काफी है लोगों में। चीजें आक्रोश भी लोगों में है कि जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो इसका अब लोग सवाल भी कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव। बाबुंदर, तो क्या माना जा सकता है कि सिटिंग सांसद के प्रदर्शन जो उनका प्रदर्शन रहा है संसदीय क्षेत्र में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है? जी, काफी अपने लोगों में नाराजगी चल रही है, काफी जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंदर से भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार और आक्रोश है लोगों में और उसके कार्यकर्ताओं भीतर घाटी जो सिखाते हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। तो हम ये लगातार ऐसे और हमारे साथ कुछ लोग हैं भी जो है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। आइए आप इधर आइए। क्या आपकी बार आप जो है किस तरीके से जो है मतदान किए हैं, तो मतदान क्या सोच समझ के कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मतदान काफी सोच समझ के किए हैं कि अच्छे लोग आए, जीत करके आए, जिससे देश के विकास में अपना योगदान बढ़ाए। क्या लग रहा है अब की बार देखिए कौन आता है, कौन जीत कर आता है। मुद्दे क्या होंगे आपके? जैसे लोकल मुद्दे होते हैं, फिर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जी बिल्कुल बाबुंदर, आपके पास हम वापस लौट कर आएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कमल किशोर भी जुड़ चुके हैं लाइव। जी कमल, दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है और अलग अलग सीटों पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ 3 बजे के बाद स्थिति दिल्ली की नजर आ रही है? देखिए, मैं बता दूं कि सुबह से जिस समय से मतदान की जो प्रक्रिया है वो पहले सुबह से तैयारी की जो धीमी थी, उसके बाद अब दोपहर हुआ, उसके बाद जो धीमी होगी थी, लेकिन अब अचानक से जो ये मतदान की जो प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है रमेश पहलवान जी। मतलब क्या वहाँ पर किस तरीके से देखा जाएगा? देश है राम में हुए मोदी जी के साथ 400 पार हो रही है। मुद्दों के लेकर बात करें, क्या मुद्दों को लेकर? मुद्दा कहाँ है? अपोजिशन है ही तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है देश की तरक्की, और वो आज पूरी दुनिया के अंदर जो मोदी जी ने विकास की रहा, जो ट्रेन जो चलाई है, डबल इंजन की जो सरकार दी है, आपने देखा होगा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर से मोदी है। गठबंधन की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही है। बड़ी शर्म की बात है जिन्होंने गठबंधन करा है, तो कभी कसम खाते थे हम कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, आज वो खुद झाड़ू को वोट डाल लेंगे। ये उनको पूछो ना जाके पार्टी बाजी जो उन्होंने करी, गठबंधन तो एक जगह खड़ा हो गया, कम जगह दूसरे भी गठबंधन में खड़े, एक अकेला सबसे भारी। अरविंद केजरीवाल की बात करें, जेल से वोट मांगने की अपील करी थी लोगों से, अलग अलग योजनाएं चलाई थी। कहीं योजना चलाई, जिस योजना को चलाया उसी को तो जेल नहीं जाए।
अब जाके देखो ना पानी का क्या हाल है दिल्ली में। अब जाके देखो चलिए मुसीबतों का। लेकिन वो कहते हैं अगर हम जीतते हैं तो आप 5 साल में और इससे ज्यादा आप करेंगे। तो दिल्ली की 7 सीटों पर आज दिल्ली की जनता मतदान कर रही है। 7 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब जनता के हाथ में है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से वोटिंग के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में 8 राज्यों में 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में करीब 45% तक वोट पड़ा है। वोट का प्रतिशत राजधानी दिल्ली में बाकी जगहों की अपेक्षा कुछ कम जरूर नजर आया है। और बार बार इस बात को लेकर अपील की जा रही थी कि शहरी वोटर, दिल्ली के वोटर और राजधानी की वोटर को कहीं ना कहीं अपनी उदासीनता दूर कर वोटिंग प्रतिशत पर गौर करना चाहिए। लेकिन देखना ही होगा कि शाम 6 बजे तक ये आंकड़े कितने बढ़ते हुए नजर आते हैं। 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 44%, दिल्ली में करीब 45%, सबसे ज्यादा 70% वोटिंग पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट करते हुए, माफ कीजिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर वोट करते हुए आप देख पा रहे हैं। और दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज आज झंडेवाला मंदिर में पूजन अर्चन करने के बाद वोट करने के लिए पहुंची थी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ ही साथ आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं। 1.5 घंटे मतदान का समय और बचा है। शाम 6 बजे तक देखना होगा कि वोटिंग के आंकड़ों को लेकर जो लगातार लंबे समय से अब चर्चा की जा रही थी, इस बार वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो लगभग, और एक बार फिर से दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता कमल किशोर जुड़ चुके हैं। जी कमल, जिस तरह से दिल्ली की अलग अलग सीटों पर आंकड़े की बात की जा रही थी, 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, 45% तक करीब वोटिंग हो चुकी है। लेकिन दोनों ही गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के द्वारा दावा किया जा रहा था, क्या लगता है आपको कि एनडीए गठबंधन इस बार अपनी 7 सीटें बचा पाने में कामयाब रहेगा या कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी सेंध लगा सकता है? कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़ रहे चक्कर में। ये आपने देखा भी होगा, ये हर बार कुछ ना कुछ झूठ बोल के आते रहे। और अब की बात तो पूरा देश के सारे भ्रष्टाचारी एक जगह एक मंच पर खड़े होकर उस शेर को ललकार रहे हैं, जिसने अपनी देश की गरिमा को देखते हुए आज पूरी दुनिया के पटल पर इस तरीके से देश को बढ़ाया है, इस तरीके से हिंदुस्तान की प्रगति हुई है। आप देखो ना किसने करी है, वो एक सिर्फ शेर है, माननीय नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए कैंडिडेट उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का यह हिस्सा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 6 नए चेहरों को उतारा गया है। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बड़ा परिवार है और सबको मौका मिलना चाहिए। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति के जो सबसे लास्ट की पंक्ति में खड़ा है उसको भी टिकट दे सकती है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि 6 कैंडिडेट बदल दिए, फलाना बदल दिए। अब ये देखो ना तो देश को कितना बदल दिया मोदी ने, देश को कितनी ताकत के साथ और कितनी इज्जत के साथ, कितनी शौहरत के साथ मोदी ने देश को बदला। तो इसका मतलब है आपका कहना है कि वोटिंग जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगी, कैंडिडेट बदलने से कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर पर नहीं पड़ने वाला है। 400 पार। हेलो जी कमल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी कमल, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन भी पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 सीटें जो आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह से दावा कर रही थी, उन 7 सीटों पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी दावा जरूर करे, लेकिन मुकाबला किस तरह का देखने को मिल रहा है धरातल पर? कमल, आपसे संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। कुछ टेक्निकल खामी निकलकर सामने आ रही है और इसी बीच ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आज राजधानी में जिस तरह से दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान है, ऐसे में दिल्ली में मौजूद राजनीति के तमाम दिग्गज अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए पहुंचे थे। स्वाति मालीवाल की तस्वीर आप देख पा रही हैं। स्वाति मालीवाल भी वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है।
और एक बार फिर से कमल किशोर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता है, कनेक्शन हमारा जुड़ चुका है। जी कमल, मैं जानना चाह रही थी, जिस तरह से 7 सीटों की जिस तरह से बात करें तो 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं और 3 कांग्रेस के खाते में गई हैं। ऐसे में दावा इंडिया गठबंधन के द्वारा भी किया जा रहा था। कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और क्या स्थिति धरातल पर नजर आ रही है जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं? आपको बता दिया जैसे कि कितने दावे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और 400 जी मित्तल जी, देखिए इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पूरे माहौल जो है इस समय गरमाया हुआ है और अब की बात 400 पार्टी यहाँ पे नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। नेता दिनेश साहब जी इन्होंने बात कही है, बताया कि किस तरीके से जो चुनावी मैदान है अब इस समय पूरा गरमाया हुआ है। यहाँ पर कई युवा मेरे साथ खड़े हुए हैं, कई नौजवान मेरे साथ खड़े हैं जो सुबह से यहाँ पर जो वोटिंग का चरण चल रहा है उसके अंदर यहाँ पर मौजूद है। सब बात करेंगे यहाँ पे क्या कहोगे, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? उत्साह है, देखिए आपको यही बात चल रही है कि आपकी बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी इंडिया ने बड़े बड़े दावे किए, अभी भी करते आ रहे हैं, अपनी जीत का दावा करते हैं कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ। जी, इसके अलावा दिल्ली की सबसे चर्चित सीटों में कमल अगर बात करें तो पूर्वी दिल्ली की मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की सीट, और इसके अलावा नई दिल्ली की बांसुरी स्वराज जिस तरह से मैदान में है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला किस तरह का देखने को मिल रहा है? मुकाबला है ही नहीं ना, मुकाबला हो तो बताएं। एक तरफा मुकाबला सिर्फ मोदी मोदी हो रहा है पूरे देश। अच्छा, आप मानते हैं कि पूर्वी दिल्ली पर एक तरफा चुनाव हो रहा है? एक तरफा चुनाव हो रहा है। कितने लाख वोटों से जीत इस बार दर्ज करेंगे मनोज तिवारी? पहले से ज्यादा में जीतेंगे, पहले से ज्यादा अंतर से। ठीक है, बांसुरी स्वराज पहली बार चुनावी मैदान में है, अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करती हुई नजर आ रही है, प्यार भी बहुत ज्यादा लोगों का मिल रहा है, लेकिन बांसुरी स्वराज को लेकर क्या कहना है, कितना जनता वोट करेगी उनके पक्ष में? नई दिल्ली में तो बहुत उत्साह है। वोटर घर से मेरी 7:30 पोलिंग चालू हुई, तब से अभी तक लगातार कंटिन्यू इतनी भारी गर्मी के अंदर बांसुरी स्वराज के समर्थन में लोग वोट डालने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कमल किशोर जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, आप अपनी नजर बनाए रखिए, 6 बजे तक के आंकड़े सामने आते हैं तो एक बार फिर से रुक करेंगे। तो लगातार आप देख पा रहे हैं और ये तमाम दिग्गज आज दिल्ली में वोट करने के लिए पहुंचे थे। आतिशी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अपनी पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी आप नेता आतिशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपना वोट आज दिल्ली के पोलिंग बूथ पर कास्ट किया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो दिल्ली में आज तमाम दिग्गज वोटिंग करने के लिए निकले थे, लगातार दिल्ली की जनता से अपील करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन 45% तक अभी वोट दिल्ली में दर्ज किया गया है। आज करनाल मंजी साहब ऐतिहासिक गुरु घर विच शीश नवाने का मौका मिला है। आज हरियाणा में छठे चरण का मतदान है, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी ने स्वयं यहाँ आकर के 2 महीने तक कड़ी तपस्या की, समाज को एक रास्ता दिखाया, उस पवित्र भूमि के ऊपर शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व है और लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल के वोट डालें। और आज जब वोट डाला और जिस तरीके का उत्साह आम वोटर में देख रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के लिए, मैंने जो है अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा उत्साह नहीं देखा। माहौल अच्छा लग रहा है, हमारे सभी साथियों ने बड़ी मेहनत की है और ये चुनाव जनता लड़ रही है मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ, और हरियाणा में खास तौर से दिल्ली के भी नज़दीक है, तो दोनों बातों का यहाँ असर पड़ा है, दिल्ली की सरकार का भी और हरियाणा की सरकार का भी, और दोनों का नेगेटिव रहा है। और लोग देख रहे हैं, अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, गठबंधन की ओर देख रहे हैं। हमने जनतंत्र की रक्षा के लिए और तानाशाही के खिलाफ वोट डाला है इस बार।
सवाल इसमें मैंने कहा मुख्य सवाल इस चुनाव में है जनतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा और तानाशाही के विरुद्ध इस चुनाव में हम अपने मतदान दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश की जनता और हमारा देश इंडिया दैट इज भारत जीतेगा। बस यही कि अपने देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ और इस तरीके की तानाशाही की व्यवस्था जो जारी है और एक जहरीला ध्रुवीकरण जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो हो रही है उसको रोको। मैं जब 21 साल का हुआ उन दिनों में आप 21 साल के होते थे तब वोटर राइट मिलता था, तो 21 साल के होने के बाद उस साल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, तो उसके बाद जब भी मैं यहाँ विजिट पे आता था कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार मैं 1.5 साल के लिए यहाँ पर हूँ और इलेक्शन हो रहा है, तो मुझे वोट डालने का मौका मिला। तो हमने रजिस्टर किया पहले, फिर रजिस्टर जब हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन तब हमने ट्वीट किया कि अब हम दूसरे यंग लोगों के साथ जो है फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। तो लगातार जिस तरह से 8 राज्यों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।